Namaste everyone, this is Sandeep and welcome to my channel Only Study. Our today's topic is भारत में फ्रांसीसी कंपनी का इतिहास। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पुर्तगाली कंपनी को और डच कंपनी को। इसके बाद हम करने वाले हैं अंग्रेज कंपनी और डेन्स कंपनी को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब बटन को और साथ में लगे बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं फ्रांसीसी कंपनी सबसे लेट आई। ये देखो 17वीं शताब्दी तक कहाँ रहे बिजी, मेडागास्कर के एरियाज़ में बिजी रहे। और फ्रांसीसी कंपनी की अगर हम स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 1664 में। किसने की थी? लुईस 14वें के मंत्री कॉलवर्ट ने स्थापना की थी। इसका नाम था द कंपनी डेस इंडेज ओरिएंटल्स, राइट। और ये कंपनी जो थी पूर्णतः राज्य अधीन थी। 1667 में फ्रांसिस कैरोन की अध्यक्षता में आया पहला अभियान दल। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन फ्रांसीसी नागरिक पहला था जो भारत आया था? तो ये था फ्रांसिस कैरोन, पहला फ्रांसीसी नागरिक भारत आने वाला। ठीक है, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई 1668 में और दूसरी लगाई 1669 में। पहली लगी सूरत में, दूसरी लगी मूसलीपट्टनम में। ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर जो था पहला वो था फ्रांसिस मार्टिन। और 1669 में फ्रांसीसियों ने गोलकुंडा के सुल्तान से सैंथोम छीन लिया। छीनने वाला कौन था? एडमिरल डे था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये है लुईस 14 और ये है कॉलवर्ट और ये है पहली सूरत की फैक्ट्री। ठीक है, लुईस 14वें के मंत्री ने स्थापना की फ्रांसीसी कंपनी की 1664 में और पहली फैक्ट्री लगी 1668 में। पहला आने वाला यात्री था फ्रांसिस कैरोन। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे देखो 1673 में इन्होंने शेर खां लोदी से फ्रैंको मार्टिन जो था फ्रांसीसी, उसने पुदुचेरी प्राप्त कर लिया। लेकिन तभी क्या हुआ, पुदुचेरी को छीन लिया डचों ने, लेकिन रेजविक संधि हुई और उसके तहत उन्होंने लौटा दिया दोबारा से फ्रांसीसियों को। अब देखो 1672 से 73 तक जो था कंपनी जो थी उसकी पावर बहुत कम हुई। इसकी वजह थी कि एक तो कंट्रोल बहुत ज़्यादा था कंपनी के ऊपर राज्य का, दूसरा हॉलैंड के साथ लगातार युद्ध में ये बिजी रहे। लेकिन 1720 में क्या हुआ, कंपनी को पुनर्गठित किया गया और कंपनी के पास इससे पैसा आया और शक्ति भी आई। ठीक है, और इसके दो गवर्नर थे, एक गवर्नर लीनो और दूसरा ड्यूमा। इन दोनों ने कंपनी की स्थिति को काफ़ी सुधार दिया। 1721 में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया और इसके बाद इनकी जो नेवी पावर थी वो काफ़ी बढ़ गई। देखो 1742 में डुप्ले जो था वो गवर्नर बन के आ गया भारत का और इसके साथ तो बिल्कुल फ्रांसीसियों का इतिहास बदल गया। तो बोला जाता है कि फ्रांसीसियों के इतिहास का नया अध्याय, नया चैप्टर जो शुरू हुआ था वो हुआ था डुप्ले के साथ। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये है डुप्ले। चलते हैं आगे। यहाँ पे देखो संघर्ष शुरू हो गया अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। जैसे ही 1668 में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, तभी से हम मान सकते हैं कि संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन जो राजनीतिक संघर्ष था वो 1692 में जब फ्रांसीसियों ने कोलकाता में फैक्ट्री लगाई तो उसके साथ शुरू हुआ दोस्तों। उसके बाद हम जानते हैं 1742 में डुप्ले गवर्नर बन के आ गया और इसके साथ ही कंपनी के राजनीतिक उद्देश्य सामने आने लगे। क्या था, कंपनी 1742 से पहले जो थी वो एक व्यापारी कंपनी की तरह एक्ट करती थी, बिहेव करती थी। लेकिन 1742 के बाद क्या हुआ देखते हैं। 1740 में शुरू हो गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप में युद्ध। तो देखो जो यूरोप की राजनीति थी वो भारत की राजनीति को भी प्रभावित करती थी, तो यहाँ पर भी युद्ध शुरू हो गया। अब क्या हुआ, फ्रांसीसियों ने क्या किया, जब इंग्लैंड का ध्यान उधर यूरोप में फ्रांस के ऊपर था और मद्रास में इनका कोई भी जहाज इस टाइम भारत में नहीं था, तो फ्रांसीसियों ने फ़ायदा उठाया और 1746 में इन्होंने मद्रास पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो एक्सला शापेल संधि हुई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच और मद्रास जो था वो अंग्रेजों को वापस मिल गया। 1740 से 65 तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने 3 युद्ध लड़े। कर्नाटक के ये 3 युद्ध थे जिन्होंने भविष्य तय किया। तो ये जो
तीसरा युद्ध था कर्नाटक का, इसमें फ्रांसीसियों का पतन हो गया। देखो ये कर्नाटक युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक इतिहास जो है मोटे तौर पर हम कवर कर चुके हैं यहाँ तक। अब कर्नाटक युद्धों की बात करते हैं। तो जो कर्नाटक युद्ध पहला था, पहले कर्नाटक युद्ध में युद्ध जो था वो 1740 से 48 के बीच लड़ा गया। देखो फ्रांस जैसे ही यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 1740 में 40 में जैसे ही फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध शुरू हुआ यूरोप में, तो यहाँ पर भी युद्ध स्टार्ट हो गया। डुप्ले गवर्नर बन गया 1742 में। उस टाइम मद्रास में था गवर्नर मोर्स। दोनों ने सलाह की कि हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन जो डुप्ले था बहुत ही चालाक था, उसने कूटनीति अपनाई और मॉरिशस से फ्रांसीसी गवर्नर लावरदोन को मदद के लिए बुलाया और मद्रास जीत लिया। लेकिन तभी दोनों में क्या हो गया, फूट पड़ गई और लावरदोन ने क्या किया, 4 लाख रिश्वत ली, 4 लाख पौंड की रिश्वत ली अंग्रेजों से और मद्रास अंग्रेजों को सौंप दिया। लेकिन डुप्ले ने फिर अकेले ही कब्जा कर लिया मद्रास के ऊपर। देखो डुप्ले ने एक वादा किया था कर्नाटक के नवाब को, कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, उसको वादा किया था कि मैं जैसे ही मद्रास को जीतूंगा मैं तुम्हें लौटा दूंगा, लेकिन नहीं लौटाया। अब नहीं लौटाया तो नवाब अनवरुद्दीन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन डुप्ले ने अड्यार का बैटल लड़ा उसके साथ और उसको वहां पे हरा दिया। तभी 1748 में क्या हुआ, एक्सलॉ शापेल संधि जिसकी मैं पीछे बात की वो हुई और फ्रांसीसियों को इस संधि के तहत उत्तर अमेरिका में लुइसबर्ग और अंग्रेजों को भारत में मद्रास मिले और इसके साथ ही पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। तो पहला कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, एक्सलॉ शापेल संधि के साथ। चलते हैं आगे। कर्नाटक युद्ध दूसरा। अब दूसरा युद्ध पहला जो था वो खत्म हुआ 1748 में, 3 वर्ष तक शांति थी। उसके बाद दूसरा युद्ध स्टार्ट हो गया 1751 में और ये चला 1755 तक। देखो बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। तो क्या हुआ कि हैदराबाद में नवाब था निज़ाम उल मुल्क, उसकी मृत्यु हो गई 1748 में, वो मर गया और उसके जो पुत्र थे मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। ठीक उसी टाइम कर्नाटक में भी उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। जो प्रेजेंट नवाब था अनवरुद्दीन वो, और जो पिछला नवाब था दोस्त अली उसका दामाद चंदा साहब, ये दोनों लड़ने पड़े उत्तराधिकार के लिए। अब अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने हैदराबाद में नासिर जंग का साथ देना शुरू कर दिया और फ्रांसीसियों ने हैदराबाद में साथ दिया मुजफ्फर जंग का। कर्नाटक में अंग्रेजों ने साथ दिया अनवरुद्दीन का और फ्रांसीसियों ने साथ दिया चंदा साहब का। तो ये दोनों मतलब ये वैसे तो नवाबों के बीच का युद्ध था, लेकिन असल में लड़ रहे थे फ्रांसीसी और अंग्रेज। अब देखो क्या हुआ इसमें। अब आगे जब युद्ध शुरू हुआ, ये तो थी बैकग्राउंड की बात। युद्ध शुरू हुआ कैसे, डुप्ले ने आक्रमण किया अनवरुद्दीन पर और उसको मार डाला 1749 में अंबर के युद्ध में। किस युद्ध में, अंबर के युद्ध में डुप्ले ने मारा अनवरुद्दीन को और कर्नाटक का नवाब बना दिया चंदा साहब को। ठीक है, अब चंदा साहब खुश हो गया, उसने पांडिचेरी के पास एक बड़ा विशाल क्षेत्र जो था वो दे दिया किसको, फ्रांसीसियों को। दोस्तों अब देखो फ्रांसीसियों का प्रभाव जो था वो कर्नाटक में बढ़ गया, तो अंग्रेज उससे चिंतित हो गए। उनको लगा कि फ्रांसीसियों का प्रभाव जो है वो कम करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कूटनीति अपनाई। उन्होंने बोला नासिर जंग को, हैदराबाद के नासिर जंग को 1750 में बोला कि तुम कर्नाटक पर आक्रमण कर दो। नासिर जंग ने क्या किया, सबसे पहले उसने मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। बंदी बना दिया तो डुप्ले जो था, जो साथ दे रहा था मुजफ्फर जंग का, उसने कूटनीति अपनाई। उसने क्या किया, नासिर जंग के जो अधिकारी थे उनको अपने फेवर में कर लिया और नासिर जंग की हत्या करवा दी। मुजफ्फर जंग को नवाब घोषित कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो नवाब बन पाता उसकी हत्या हो गई। तो फ्रांसीसियों ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, फ्रांसीसियों ने क्या किया, नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को नवाब बना दिया। ठीक है, जैसे ही नवाब बना दिया तो उसने उपहार में दे दिया फ्रांसीसियों को उत्तरी प्रदेश। चलते हैं आगे। अब देखो क्या हुआ, 1751 में जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ यूरोप में, उस टाइम मद्रास में गवर्नर आ गया सैंडर्स अंग्रेजों का। उसने क्या किया, कर्नाटक में अनवरुद्दीन के पुत्र, अनवरुद्दीन जो था उसको तो मार दिया था, ठीक है, डुप्ले ने। उसके बाद जो उसका पुत्र जो था वो भाग निकला था, उसकी सहायता के लिए सेना भेज दी सैंडर्स ने।
अब डुप्ले को इस बात का पता चला तो उसने, वो चंदा साहब को सपोर्ट कर रहा था, तो उसने चंदा साहब की सपोर्ट के लिए सेना भेज दी। अब क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट घटना घटी उस टाइम। तंजावुर का शासक, मैसूर का शासक, मराठा सरदार मुरारी, ये तीनों ही अंग्रेजों के पक्ष में हो गए। अब अंग्रेजों के पक्ष में हो गए ये, उसी टाइम अंग्रेज जो थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों, इन्होंने त्रिचनापल्ली की घेराबंदी की हुई थी दोनों ने। क्लाइव उस टाइम एक छोटा सा अधिकारी था, उसने सैंडर्स को एक सलाह दी कि तुम ऐसा करो, अर्काट का जो एरिया है उसके ऊपर आक्रमण कर दो। सैंडर्स तैयार हो गया, उसने क्लाइव को आक्रमण करने के लिए भेजा और क्लाइव ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और अर्काट के ऊपर अधिकार कर लिया। जब इस बात का पता चला चंदा साहब को, तो उसने बेटे रजा खां को भेजा क्लाइव पर दबाव बनाने के लिए। उसने दबाव बिल्कुल बना लिया था, लेकिन तभी क्लाइव की सहायता के लिए आ गया मेजर लॉरेंस और चंदा साहब के बेटे रजा खान को पीछे हटना पड़ गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इनकी पावर और इनका उत्साह दोनों बहुत बढ़ गए और ये अर्काट विजय के बाद निकल पड़े आगे। 1751 में इन्होंने क्या किया, चंदा साहब और जो उसकी सहायता के लिए डुप्ले ने सेना भेजी थी, उसका कमांडर था कमांडर लॉ। तो उस लॉ और साहब, चंदा साहब दोनों को पराजित कर दिया क्लाइव और लॉरेंस ने। चंदा साहब भाग गया, लेकिन उसकी हत्या हो गई। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने कर्नाटक का नवाब बना दिया मोहम्मद अली को। मोहम्मद अली कौन था, अनवरुद्दीन का बेटा था। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो, सिचुएशन तो काफ़ी ख़राब थी, लेकिन डुप्ले जो था वो बहुत ही दूरदर्शी था, बहुत कूटनीतिज्ञ था। उसने धीरे धीरे करके क्या किया, मैसूर के शासक को अपनी ओर कर लिया, फिर मराठों को अपनी ओर कर लिया, और तंजावुर का शासक जो था उसको अपनी ओर तो नहीं कर पाया वो, लेकिन उसको उसने तटस्थ कर दिया। ठीक है, और फिर डाला उसने 1753 में त्रिचनापल्ली पर फिर से घेरा, लेकिन फ्रांसीसी सरकार और शायद फ्रांसीसी कंपनी दोनों की किस्मत खराब थी। उसी टाइम फ्रांसीसी सरकार ने बुला लिया डुप्ले को वापस फ्रांस। डुप्ले चला गया, गवर्नर नया आया गोड्यू, बहुत ही अदूरदर्शी। आते ही उसने बातचीत स्टार्ट कर दी अंग्रेजों के साथ संधि की। तो इससे क्या हुआ, संधि हो गई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पांडिचेरी की, और इस पांडिचेरी की संधि से एक दूसरे के जो भी क्षेत्र थे उनको वापस लौटा दिया दोनों ने। और इसके साथ पांडिचेरी की संधि के साथ दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था वो समाप्त हो गया, और 1755 में फ्रांस और इंग्लैंड में जो था स्टार्ट हो गया एक 7 वर्षीय युद्ध। और इस युद्ध से जो पांडिचेरी की संधि थी उसका कोई महत्व नहीं रह गया। ठीक है, तो ये थी बात कर्नाटक युद्ध 2 की। कर्नाटक 2 जो था, कर्नाटक युद्ध 2, ये किस संधि से खत्म हुआ, पांडिचेरी की संधि से। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। चलते हैं आगे। तीसरा कर्नाटक युद्ध जैसे ही स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ 1765 से 1758 से 63 तक चला, ये 7 साल तक। इसमें क्या हुआ, फ्रांसीसी जो थे उन्होंने अंग्रेजों के प्रभाव को कम करने की सोची भारत में, तो उन्होंने भेजा काउंट डी लाली को सेनापति बनाकर। लेकिन उससे पहले ही अंग्रेज काफ़ी मजबूत हो गए थे। उन्होंने 1757 में जीत लिया था चंद्रनगर को, प्लासी को और फिर बंगाल को। ये इन सब के ऊपर, ये सारे ही समृद्ध प्रदेश थे और इनके ऊपर अधिकार होने से अंग्रेजों की स्थिति जो थी वो काफ़ी मजबूत हो गई थी। लाली ने आते ही क्या किया, अप्रैल 1758 में फोर्ट सेंट डेविड पर घेरा डाला और जून 1758 में उसके ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद उसने घेरा डाला तंजावुर के ऊपर, लेकिन लंबे समय तक उसको कोई सफलता नहीं मिली और उसने घेरा उठा लिया, जिससे क्या हो गया, उसका जो प्रभाव था वो काफ़ी कम हो गया। अब उसने सोचा कि मैं मद्रास पर घेरा डालता हूँ। उसके लिए उसने सोचा कि मुझे पहले सफलता नहीं मिली तो मैं क्या करता हूँ, गवर्नर बुस्सी को बुला लेता हूँ हैदराबाद से। उसने हैदराबाद से गवर्नर बुस्सी को बुला लिया। ये एक बड़ी गलती थी। इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को उत्तरी सरकार पर अधिकार करने में बहुत आसानी हुई। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1759 में अंग्रेज सेनापति कूक आया मद्रास में। उसने 1758 में मद्रास और पांडिचेरी के बीच में वांडीवास जगह है उसके ऊपर बुरी तरह से हराया फ्रांसीसियों को। ये था कर्नाटक युद्ध तीसरे का अंत। कौन सा, वांडीवास युद्ध।
इसमें फ्रांसीसी हार गए और फ्रांसीसियों का भारत में भाग्य जो था उसका बिल्कुल अंत हो गया। उसके बाद 1763 में फ्रांस और इंग्लैंड में भी संधि हो गई पेरिस की संधि, जिसके साथ कर्नाटक युद्ध 3 ये भी समाप्त हो गया और इंग्लैंड में भी वॉर जो चला हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच वो भी समाप्त हो गया। पेरिस संधि को डिस्कस कर लेते हैं। तो पेरिस संधि जो थी वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुई और फ्रांसीसियों को भारत में मिले पांडिचेरी और चंदरनगर के इलाके। लेकिन ये हुआ कि सेना नहीं रख पाएंगे फ्रांसीसी यहाँ पर, और इसके बाद जो पेरिस की संधि थी इसके बाद जो था वो ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं हुई कुछ, मतलब फ्रांसीसियों ने बिल्कुल तंग करना छोड़ दिया अंग्रेज़ों को, क्योंकि सेना तो थी नहीं इनके पास। पेरिस की संधि के साथ कर्नाटक युद्ध 3 जो था वो समाप्त हो गया और अंग्रेज जो थे वो भारत के एक छतर शासक बन गए। तो ये थी पेरिस संधि की बात, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्योंकि फ्रांसीसियों का अंत हो गया था और अंग्रेज जो थे इकलौते वारिस बन गए थे भारत के। ठीक है, चलते हैं आगे। तो आगे है फ्रांसीसी असफल क्यों हुए, पतन क्यों हुआ। इसके पीछे कारण बहुत से हैं। पहला कारण तो ये है कि अंग्रेज कंपनी जो थी बहुत अमीर थी और युद्धों के टाइम में भी इनका अच्छा व्यापार रहा और अच्छा मुनाफा ये कमाते रहे। दूसरा कारण ये था कि फ्रांसीसी कंपनी जो थी वो एक राज्याधीन कंपनी थी और राज्य का बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल था उसके ऊपर। तीसरी बात ये थी कि अंग्रेज़ों के पास बहुत ही समृद्ध इलाके थे, जैसे बंगाल और बिहार के इलाके, यहाँ से अच्छा व्यापार होता था। युद्ध के टाइम में भी इनको अच्छा मुनाफा मिलता रहा और युद्धों का जो खर्च था उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा इनके ऊपर। बहुत बड़ी गलती जो फ्रांसीसियों ने की वो थी डुप्ले को वापस बुलाना। डुप्ले एक बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था, अच्छा सेनापति था और अच्छे से वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाता था। लेकिन जैसे ही इसको बुला लिया गया, फ्रांसीसियों के भाग्य का जो था वो पतन होना शुरू हो गया। फ्रांसीसी कंपनी जो थी पतन की ओर चल पड़ी। गोडी और लाली बहुत ही अदूरदर्शी सेनापतियों के हाथ में जो कमान आ गई उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया फ्रांसीसी साम्राज्य को, पतन की ओर धकेल दिया। अब देखो, विलियम पेट नहीं है, पिट है, प्रधानमंत्री था अंग्रेज़ों का, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। उसकी कूटनीति में फ्रांस ऐसा उलझा कि वो यूरोप में ही उलझा रह गया और भारत की ओर कोई ध्यान नहीं दे पाया। अंग्रेज बहुत सहयोगी थे एक दूसरे के। आपने देखा लावरदोन ने क्या किया था, धोखा दे दिया डुप्ले को और सौंप दिया था मद्रास अंग्रेज़ों को। ठीक है, रिश्वतखोर थे। लेकिन अंग्रेज़ देखो, लॉरेंस क्लाइव की सहायता के लिए, जब क्लाइव फंस गया था तो लॉरेंस सहायता के लिए आ गया। तो सहयोगी होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल था अंग्रेज़ों का। और इसके अलावा फ्रांसीसियों की जो सेना थी बहुत ही कमज़ोर थी, जल सेना, ठीक है, अंग्रेज़ों के मुकाबले। तो ये सारे कारण थे जिनके कारण फ्रांसीसियों का पतन हो गया। अब कुछ बातें हम डुप्ले के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डुप्ले के बारे में महत्वपूर्ण बातें ये थी कि डुप्ले जो था वो दिसंबर 1726 में कंपनी के संविधान में व्यापक परिवर्तन करने के लिए उसको निलंबित किया गया। लेकिन 1730 में उसने मुकदमा जीत लिया और उसको क्षतिपूर्ति के तौर पर भारत में चंद्रनगर का गवर्नर बनाया गया। 1741 में फ्रांसीसी कॉलोनियाँ जितनी भी थी भारत में उनका महानिदेशक उसको नियुक्त किया गया। और डुप्ले जो था पहला यूरोपीय था जिसने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। डुप्ले जो था उसने हैदराबाद में सूबेदार के खर्च पर फ्रांसीसी सेना रखी। फ्रांसीसी सेना मतलब किसी और के खर्चे पर सेना रखना, ये कौन सी संधि होती थी, सहायक संधि होती थी, जिसको लॉर्ड वेलेस्ली ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाया। लेकिन इसकी नींव जो थी वो किसने रखी थी, डुप्ले ने रखी थी। तो ये था सारा इतिहास फ्रांसीसी कंपनी का। मैं आपको बता दूं कि आगे मैं ब्रिटिश कंपनी और डेन्स की कंपनी के बारे में वीडियो बनाने वाला हूं जिसको मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा पूरे अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स का मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।